Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 12th July 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about Urban Maoism Bill brought by Maharashtra Legislative Assembly. ये जो टॉपिक है ये जीएस पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस से जोड़ करके देखा जा सकता है, ऑल्सो यूजफुल फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव। तो अर्बन माओइज्म बिल के बारे में समझ रहे हैं, तो थोड़ा बैकग्राउंड में जाएंगे, माओइस्ट लोगों के बारे में समझेंगे कि हु दे आर। माओइज्म जो है इट कैन बी कंसिडर्ड एज एन ऑफशूट ऑफ कम्युनिज्म। तो पहले कम्युनिज्म समझते हैं। कम्युनिज्म एक आइडियोलॉजी है जो सपोर्ट करता है इगैलिटेरियन सोसाइटी। इगैलिटेरियन सोसाइटी मतलब ऐसा समाज जहाँ पे बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी ना हो अमीर और गरीब के बीच में, और वहाँ पे इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन भी ना हो रहा हो, सोशल लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन भी ना हो, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन या किसी भी और तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो इस तरह के समाज को हम लोग कह सकते हैं इगैलिटेरियन सोसाइटी। और कम्युनिज्म इन्विसाइज करता है, या कम्युनिज्म जो आइडियोलॉजी है वो उसका अल्टीमेट गोल है टू ब्रिंग सच अ सोसाइटी, इगैलिटेरियन सोसाइटी। तो ये तो एक मोटी मोटी आइडियोलॉजी होगी कम्युनिज्म की, लेकिन अब इसको अटेन करने के लिए फिर अलग अलग टेंजिबल अप्रोचेस दिए गए हैं। उसी में आ जाएगा मार्क्सिज्म एंड ऑल। तो कम्युनिज्म इज अ ब्रॉडर आइडियोलॉजी। अब इसको अटेन करने के लिए, हाउ टू अटेन द गोल्स ऑफ दिस आइडियोलॉजी, यानी कि हाउ टू इस्टेब्लिश एन इगैलिटेरियन सोसाइटी, उसके लिए फिर अलग अलग अप्रोचेस दिए गए हैं, अप्रोचेस सजेस्ट किए गए हैं। जो सबसे प्रोमिनेंट अप्रोच सजेस्ट किया गया है वो किया गया है बाय कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने जो 1867 में बुक लिखी दास कैपिटल, वहाँ पे उन्होंने समझाया सोशलिज्म के बारे में, जिसको वो कहते हैं साइंटिफिक सोशलिज्म। और फिर मार्क्स का कहना है कि वन सोशलिज्म इज अटेन्ड देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वर्ल्ड विल ट्रांजिशन टू द फेज ऑफ कम्युनिज्म। कम्युनिज्म विल बी द फेज जहाँ पे देर विल बी स्टेटलेस सोसाइटी, देर विल बी एनार्की, इनलाइटेंड एनार्की, नो नीड ऑफ गवर्नमेंट। तो सोशलिज्म का जो स्टेज होगा वो ट्रांजिशन स्टेज होगा एंड अल्टीमेट स्टेज वुड बी ऑफ कम्युनिज्म, ऐसा कहा कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स के पहले के जितने भी सोशलिस्ट थे उनको फिर रिजेक्ट कर दिया गया एज यूटोपियन या आइडियलिस्ट सोशलिज्म, और कार्ल मार्क्स ने अपने सोशलिज्म को कहा साइंटिफिक सोशलिज्म। ये जो सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट है कार्ल मार्क्स का, एंड हाउ कार्ल मार्क्स इनविसाइज्ड कि सोशलिज्म विल इवॉल्व इनटू कम्युनिज्म, ये हम लोग इकोनॉमी की क्लास में भी पढ़ते हैं स्टार्टिंग के चैप्टर में। आई होप यू आर एबल टू रिकॉल एंड रिलेट। तो कम्युनिज्म को अटेंड करने के लिए जो प्रैक्टिकल सजेशन दिया वो दिया कार्ल मार्क्स ने। अब दुनिया के अलग अलग देशों में कार्ल मार्क्स की ही थ्योरी को अप्लाई करने के अलग अलग तरीके लिए गए। सो इन इंडिया ऑल्सो आप कह सकते हैं कि जो मार्क्सिज्म है विच इज एन ऑफ सूट ऑफ कम्युनिज्म इज प्रैक्टिस्ड इन डिफरेंट मैनर। कुछ ऐसी पार्टियां हैं या ऐसे लोग हैं जिनका मानना है कि मार्क्स द्वारा जो सोशलिज्म बताया गया था दैट कैन बी ब्रॉट थ्रू इलेक्टोरल प्रोसेसेस। इलेक्शन लड़ा जाएगा, इलेक्शन जीतेंगे, फिर हम सरकार बनाएंगे, फिर सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स को अटेन करेंगे। तो इनको कहा जा सकता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, विच इज डिफरेंट फ्रॉम मार्क्स आइडिया थोड़ा सा। तो कॉमन आइडिया ये है कि सोशलिज्म को अटेन करना है, बट सोशलिज्म को कैसे अटेन करना है उसको लेकर के कुछ लोगों का मानना है कि इलेक्शन के थ्रू, इलेक्टोरल प्रोसेसेस के थ्रू जीतेंगे, सरकार बनाएंगे और फिर हम सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स को ले आएंगे। तो दिस आइडिया इज डिफरेंट फ्रॉम मार्क्स। मार्क्स का सजेशन था कि वहाँ पे थोड़ा वॉयलेंस होना होगा, वर्कर्स जो हैं वो वॉयलेंस करके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अपने हाथ में लेंगे, कैपिटलिस्ट लोगों को एलिमिनेट कर दिया जाएगा या कन्वर्ट कर दिया जाएगा टू द वर्कर क्लास। तो जो मार्क्स का आइडिया है वो थोड़ा वॉयलेंट प्रोसेस है। मार्क्स ने वॉयलेंस को सपोर्ट किया है। मार्क्स ने कहा भी कि वॉयलेंस इज मिडवाइफ ऑफ चेंज, बिना वॉयलेंस के बदलाव नहीं आएगा। तो कम्युनिज्म एक मोटा मोटा आइडिया है जिसको अटेन करने के लिए मार्क्स ने कुछ रास्ते सजेस्ट किए। वो रास्ता जो है वॉयलेंस का रास्ता है। लेकिन भारत में कई सारी पार्टियां हैं जो
कम्युनिज्म को या सोशलिज्म को अटेन करने की कोशिश करते हैं थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेस, तो उनको कहा गया डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। जवाहरलाल नेहरू, हमारे जो देश के पहले प्रधानमंत्री जी थे, उनको भी सोशलिस्ट कहा जा सकता है, बट ही बिलीव्ड इन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। इस रास्ते पे स्टार्टिंग में जो कांग्रेस पार्टी थी उसकी भी आइडियोलॉजी काफी हद तक सोशलिस्ट इंक्लिनेशन में थी। इवन ड्यूरिंग इंदिरा गांधी रिजीम इट वाज हाईली सोशलिस्ट इन नेचर। आप उसको सेंटर लेफ्ट कह सकते हैं। एंड दैट इज द रीजन वाई इंदिरा गांधी जी ने संविधान को भी अमेंड करवाया और सोशलिस्ट वर्ड ऐड करवाया इन द प्रियम्बल। लेकिन जो मार्क्स का रास्ता था वो थोड़ा वायलेंस का रास्ता था, बट मार्क्स के हिसाब से वायलेंस कौन करेगा? वर्कर्स करेंगे अगेंस्ट द कैपिटलिस्ट। बट मार्क्स की आइडियोलॉजी जब पहुंची चाइना में, तो वहां पे लीडर थे माओ जेदांग। उन्होंने मार्क्स की आइडियोलॉजी में थोड़ा बदलाव करके दे दिया माओइज्म। माओइज्म जो है दैट वाज एप्लीकेशन ऑफ मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट इन एन अग्रेरियन सोसाइटी। मार्क्स का जो कॉन्सेप्ट था दैट वाज फॉर एन इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी जहां वर्कर्स एक्सप्लॉइट हो रहे थे बाय द हैंड्स ऑफ कैपिटलिस्ट। माओ जिस देश में थे चाइना में, वहां पे इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हुई थी, तो माओ ने मार्क्स की आइडियोलॉजी को थोड़ा बदला, और मार्क्स की आइडियोलॉजी को जब बदल करके चाइना में अप्लाई किया गया तो उसको कहा गया माओइज्म, जहां पे माओ जेदांग ने मोटिवेट किया वहां के जो पीजेंट क्लास थे, जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स थे, उनको मोटिवेट किया टू टेक अप वेपन एंड engage into violence against the exploitator landlord class, exploitative landlord class। तो मार्क्स ने कहा था क्रांति होगी, वायलेंस होगी बाय द वर्कर्स अगेंस्ट द कैपिटलिस्ट। माओ ने चाइना की लोकल इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से फिर मार्क्स के आइडियाज को थोड़ा बदल दिया और कहा कि क्रांति होगी बट बाय द पीजेंट्स एंड द एग्रीकल्चरलिस्ट्स अगेंस्ट द बिग लैंडलॉर्ड्स हु एक्सप्लॉइट द पीजेंट्स एंड द लैंडलेस वर्कर्स। तो ये हो गया माओइज्म। मैं एक बार सिंप्लीफाई कर दूं, कम्युनिज्म एक मोटा मोटा आइडिया है, उसको अटेन करने के चक्कर में अलग अलग अप्रोच दिए गए। एक अप्रोच है मार्क्स का। मार्क्स कहते हैं कि पहले सोशलिज्म आएगा, जिसको हम मार्क्सिज्म भी कह सकते हैं या साइंटिफिक सोशलिज्म भी कह सकते हैं, फिर कम्युनिज्म आएगा। भारत के अंदर कम्युनिज्म को अटेन करने से पहले जो सोशलिज्म का स्टेज है, उसके लिए डेमोक्रेटिक प्रोसेस सपोर्ट करने वाली पार्टियां हैं। इवन कांग्रेस कुड बी पुट इनटू दैट, या सीपीआई मार्क्सिस्ट कुड बी पुट इनटू दैट। चाइना के अंदर मार्क्सिज्म को थोड़ा सा बदला गया और वहां पे लाया गया माओइज्म, जहां पे पीजेंट्स को मोटिवेट किया गया टू फाइट अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड। और माओइज्म जिस तरीके से चाइना में आया, वैसा ही एक कॉन्सेप्ट भारत में आया जिसको हम लोग कह सकते हैं नक्सलिज्म। जहां पे नक्सलबारी एरिया जो है वेस्ट बंगाल का, वहां पे द पीजेंट्स वेयर मोटिवेटेड टू फाइट, टेक अप वेपन्स अगेंस्ट the landlord class in order to resist the violence inflicted by landlord class over the peasants, exploitation inflicted by the landlord class against the peasants। तो ये जो रास्ता है, ये चाइना में माओइज्म का रास्ता कहा गया और भारत में इसी को कहा गया नक्सलिज्म। लेकिन दोनों आइडियोलॉजी में बिल्कुल सेम है। इन दोनों का आइडियोलॉजी ये है कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जमींदार्स हैं, वो लैंडलेस वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं और उन जमींदारों को सपोर्ट करती है सरकारें। तो लैंडलेस वर्कर्स को, पीजेंट्स को हथियार उठाना है अगेंस्ट द जमींदार्स एज वेल एज द गवर्नमेंट। देयर विल बी इंसर्जेंसी, आर्म्ड रिवॉल्यूशन अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड्स, एंड नॉट जस्ट अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड बट ऑल्सो अगेंस्ट द गवर्नमेंट हु इज supporting these landlords in order to suppress and exploit the peasants and the landless workers। तो भारत में जो पीसफुल तरीके से सोशलिज्म को लाने की कोशिश करते हैं इलेक्टोरल प्रोसेसेस के थ्रू, वो है सीपीआई पार्टियां, सीपीआई एंड सीपीआईएम। तो इनको इलेक्शन लड़ने को अलाउ किया गया है, दे आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड। जबकि जो वायलेंस करने का प्लान करते हैं, जो आर्म्ड इंसर्जेंसी सपोज करते हैं, उनको कहा गया है नक्सलीज, और उनके ऊपर बैन है भारत में। दे आर बैंड आउटफिट, इन्हें कहा जाता है नक्सली या माओविस्ट। भारत के अंदर नक्सलिज्म की हिस्ट्री मैंने आपको थोड़ी बता ही दी।
नक्सलिज्म जो वर्ड है डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम नक्सलबारी विलेज ऑफ वेस्ट बंगाल। वहां पे 1867 में दो ट्राइबल लीडर्स थे, कानू सान्याल एंड जगन सांथल। दे वर इंस्पायर्ड बाय माओविस्ट आइडियोलॉजी, और उन्होंने वहां के लोकल पीजेंट्स को मोटिवेट किया, इंसाइट किया टू टेक अप आर्म्स एंड एंगेज इनटू वायलेंस अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड्स। लैंडलॉर्ड्स ने, जमींदारों ने वहां के पीजेंट्स की जमीनें हथियार रखी थी कई तरह के अनलॉफुल मीन्स से। पीजेंट्स को लोन दिया, जब उनको मान लीजिए कभी जरूरत थी तो लोन का पैसा टाइम पे नहीं लौटा पाए तो उनकी जमीनें हथिया ली। तो इस तरीके से कई सारे पीजेंट्स जो हैं वो एक्सप्लॉइट हो रहे थे, तो इन सारे पीजेंट्स को मोटिवेट किया टू टेक अप वायलेंस, और रातों रात कई सारे जमींदार मारे गए और पीजेंट्स ने अपने जमीन के कागज छुड़ा लिए। और इसके साथ ही शुरू हुआ 1967 में नक्सली मूवमेंट वेस्ट बंगाल स्टेट में भारत के। और ये जो नक्सली मूवमेंट है आइडियोलॉजिकली या इन अप्रोच इट वाज वेरी वेरी सिमिलर टू माओविस्ट मूवमेंट इन चाइना, बट चाइना के अंदर जो माओविस्ट मूवमेंट है इट बिकेम कंप्लीटली सक्सेसफुल, और वहां पे माओ जिदांग वाज एबल टू कैप्चर द टॉप मोस्ट पोजीशन, ही वाज एबल टू फॉर्म द गवर्नमेंट, और वो लेकर के आ गए वहां पे माओविज्म एट द टॉप लेवल। और फिर वहां पे सिंगल पार्टी रूल लाया गया जो आज तक है, जिसको कहा जाता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। भारत के अंदर ये जो नक्सली हैं ये ग्राउंड लेवल पे वायलेंस करते रहे। स्टार्टिंग में तो दे वर गाइडेड बाय माओविस्ट आइडियोलॉजी, बट विथ टाइम ये अलग अलग स्टेट्स में फैले भी। शुरू हुआ वेस्ट बंगाल से, फिर अलग अलग स्टेट्स में से छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में ये फैले, खासकर जो ईस्टर्न रीजन है भारत के। यहाँ पे फैलने के पीछे दो कारण हैं। ये एरिया जो हैं ये फॉरेस्ट एरियाज हैं और यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है, और ट्राइबल्स आर जनरली मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स माओविस्ट या नक्सली इंसर्जेंसी। कुछ ट्राइबल्स को ऐसा लगता है, उनको एक तो ब्रेन वॉश करना आसान है बिकॉज दे आर जनरली मोर इनोसेंट, और दूसरा ट्राइबल एरियाज में जब भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी होती है, पेड़ वगैरह काटे जाते हैं, तो ट्राइबल्स गेट एजिटेटेड। ब्रिटिशर्स के टाइम में भी कई सारे ट्राइबल मूवमेंट्स हुए थे, ट्राइबल रिवोल्ट्स हुए थे, और आज़ादी के बाद भी इन एरियाज में चूंकि जंगल भी है प्लस इन एरियाज में मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा है, और तीसरा यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। अब ये तीन कॉम्बिनेशन के कारण यहाँ पे नक्सलिज्म, आर्म्ड इंसर्जेंसी या माओविज्म, तीनों एक ही बात है, उसको प्रमोट होने में काफ़ी सपोर्ट मिलता है। क्योंकि अब चूंकि मिनरल्स है तो देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए यहाँ के पेड़ पौधों को काट करके मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल बॉक्साइट को एक्सट्रैक्ट करना होगा फॉर एल्युमिनियम प्रोडक्शन। अब जब बॉक्साइट एक्सट्रैक्ट करने के लिए माइंस का काम शुरू होता है तो नेचुरली ट्राइबल्स गेट एलियनेटेड, फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि उनको पेड़ पौधे काटने से दे गेट एजिटेटेड, रीजन बीइंग देयर लाइफ इज वेरी मच अराउंड, देयर लाइफ इज वेरी मच इंटीग्रेटेड विद द फॉरेस्ट। तो ट्राइबल रिवोल्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस भी देखा जा सकता है नक्सली मूवमेंट को। तो नक्सली मूवमेंट कैन बी सीन एज अ वे ऑफ ट्राइबल रिवोल्ट ऑल्सो पोस्ट इंडिपेंडेंस। वो बात अलग है कि नक्सली मूवमेंट तो स्टार्ट हुआ एज ए ट्राइबल रिवोल्ट या पीजेंट रिवोल्ट इन इंडिया, बट विथ टाइम नक्सली मूवमेंट में कई सारे वेस्टेड इंटरेस्ट भी आ चुके हैं। जो नक्सली टॉप मोस्ट लीडर हैं, इट इज अज्यूम्ड कि दे आर इन अलाइन और दे आर इन कनेक्शन विद गवर्नमेंट ऑफ चाइना, वेयर चाइना प्रोवाइड्स देम arms, ammunitions, funding, support in order to create inner turbulence in India, internal insurgency in India, in order to destabilize India from within। साथ ही साथ ये जो अब जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट हैं, इनको कहा जाता है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट या माओविस्ट या नक्सली। ये लोग अब वर्कर्स के अधिकारों के लिए कम लड़ते हैं, पीजेंट्स के अधिकारों के लिए कम लड़ते हैं। ये दे आर इंगेज्ड इन टू मैनी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग। तो इन सब तरह की एक्टिविटीज भी अब देखने को मिलती हैं। तो आज के टाइम में जो नक्सली हैं ये असल में हो गए हैं बिजनेसमैन या टेररिस्ट, आप कह सकते हैं। दे आर मोर इनटू नाउ मनी मेकिंग प्रोसेस, नाउ दे हैव लॉस्ट द कॉज। तो इसी कारण से भारत सरकार ने बहुत सारा हाई हैंडेड अप्रोच लेना शुरू किया, मतलब नक्सलियों को रोकने के लिए बहुत सारे सिक्योरिटी बेस्ड अप्रोच लेना शुरू किया। और पिछले 10-12 सालों में भारत सरकार ने बहुत स्ट्रिंजेंट अप्रोच लिया है, और यही कारण है कि जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड एरियाज है, जिसको हम लोग रेड कॉरिडोर भी कहते हैं,
क्योंकि माओविज्म या मार्क्सिज्म से लाल रंग को जोड़ के देखा जाता है, इसीलिए इनको कहा जाता है रेड कॉरिडोर। लाल रंग से इसलिए जोड़ करके देखा जाता है बिकॉज दे सपोर्ट द पाथ ऑफ वायलेंस, खून का रास्ता ये सपोर्ट करते हैं। तो पिछले 10-12 सालों में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड जो एरियाज थे या रेड कॉरिडोर वाले एरियाज थे वो काफ़ी हद तक कम हो गए हैं। लेफ्ट विंग अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट की अगर बात की जाए तो इन 2013 there were 182 such left wing affected district, but now it has been reduced to only 18। तो ये सक्सेस माना जा सकता है भारत सरकार का। और हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कहा है कि अगले साल तक भारत से नक्सलिज्म का या माओविज्म का नामो निशान भी मिटा दिया जाएगा। तो आई जस्ट होप कि अभी तक आपको बात समझ आ रही है। एक है ब्रॉडर आइडियोलॉजी, उस आइडियोलॉजी ऑफ कम्युनिज्म यानी कि इगैलिटेरियन सोसाइटी को अटेन करने का एक पीसफुल रास्ता हो सकता है, एक वायलेंस का रास्ता हो सकता है। वायलेंस का ही रास्ता कार्ल मार्क्स ने सजेस्ट किया, बट मार्क्स के ही अप्रोच को माओ ने अप्लाई किया चाइना में और नक्सलियों ने अप्लाई किया भारत में। अपने अपने लोकल रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ी बहुत बदलाव की गई है। मार्क्स ने सजेस्ट किया था वायलेंस बाय द वर्कर्स इन इंडस्ट्रीज अगेंस्ट द कैपिटलिस्ट, जिनको कहा गया प्रोलेटेरिएट्स विल रिवोल्ट अगेंस्ट द बॉर्जुआ क्लास। लेकिन चाइना में माओ ने इसको थोड़ा चेंज किया और माओ से ही मिलती जुलती आइडियोलॉजी भारत में अप्लाई हुई इन द फॉर्म ऑफ नक्सलिज्म। बट नक्सलिज्म हाल के टाइम में देखा जाए तो इट हैज लॉस्ट इट्स cause, it has lost its purpose, it is engaged into all sorts of organized crime. Now Naxali topmost leaders are engaged into brainwashing of the tribals, innocent tribals. It is also alleged that Naxalism gets support from China in order to destabilize India from within. अब ये जो नक्सल मूवमेंट है इसको कर्ब करने के लिए भारत सरकार ने क्या क्या अप्रोच लिए हैं? तो भारत सरकार ने बेसिकली टू प्रॉन्ग्ड अप्रोच लिए हैं। सिक्योरिटी अप्रोच, भाई जो वायलेंस करेगा उसको वायलेंस से जवाब देना पड़ेगा। तो कई सारे ऐसे स्पेशल फोर्सेस बनाए गए हैं, ऑपरेशंस लॉन्च किए गए, जैसे ऑपरेशन ग्रीन हंट वाज लॉन्च्ड इन 2010। अलग अलग स्टेट पुलिस ने स्पेशल फोर्सेस बनाए हैं विद इन द स्टेट पुलिस इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल आंध्र प्रदेश ने बनाया है ग्रे हाउंड इन ऑर्डर टू डील विद द नक्सलीज इन देयर स्टेट। हाल फिलहाल में भारत सरकार लेकर के आई ऑपरेशन कगार पिछले साल से, जहां पे सीआरपीएफ को लगाया गया है। इट इज कंसिडर्ड एज लार्जेस्ट काउंटर इंसर्जेंसी इनिशिएटिव इन इंडिया सिंस 2000, लार्जेस्ट काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस इन इंडिया दैट वाज लॉन्च इन 2024। और ये ऑपरेशन कगार हैज बीन वेरी वेरी सक्सेसफुल। और इसी बेसिस पे अमित शाह जी हमारे जो होम मिनिस्टर उन्होंने कहा था कि अगले साल तक माओविज्म का भारत देश से नामो निशान मिटा दिया जाएगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी अप्रोच से माओविज्म का खात्मा नहीं किया जा सकता। इट कैन नॉट बी एंडेड जस्ट थ्रू सिक्योरिटी अप्रोच या वायलेंस के थ्रू, क्योंकि जब तक यहाँ पे ट्राइबल्स का डेवलपमेंट नहीं किया जाएगा, जब तक ट्राइबल्स के लिए बेहतर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं लाई जाएंगी, एट द सेम टाइम उनके जो इन्वायरमेंटल राइट्स हैं, कल्चरल राइट्स हैं, प्रिजर्व करते के साथ साथ, तब तक क्या होगा कि ट्राइबल्स एलियनेट होते रहेंगे, फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे। और ये ट्राइबल जो हैं दे विल बिकम अ नेचुरल रिजर्व फॉर न्यू रिक्रूट्स फॉर माओविस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। जब तक ट्राइबल्स हरास होंगे, जब तक ट्राइबल्स के पास बेहतर अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी, वो पोटेंशियल रिक्रूट्स की तरह अवेलेबल होंगे फॉर इंसर्जेंट ग्रुप्स। और इस कारण से इंसर्जेंसी को खत्म कर पाना कठिन हो जाएगा। इंसर्जेंट ग्रुप्स नए नए ट्राइबल्स को हायर करते रहेंगे डिस्पाइट मास एलिमिनेशन थ्रू सिक्योरिटी अप्रोच, किलिंग थ्रू सिक्योरिटी अप्रोच। तो ये तो सही तरीका नहीं है। डेमोक्रेटिक तरीका तो सिर्फ सिक्योरिटी अप्रोच को फॉलो करना है नहीं, तो सिक्योरिटी अप्रोच के साथ साथ डेवलपमेंट अप्रोच को भी हमें लाना होगा, ताकि ट्राइबल्स का यहाँ पे डेवलपमेंट कराया जाए, उनको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाए, ताकि वो एलियनेट ना हो, फ्रस्ट्रेट ना हो, और दे शुड नॉट गेट डाइवर्ज टुवर्ड्स आर्म्ड रिवॉल्यूशन एक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ नक्सलिज्म। तो डेवलपमेंटल अप्रोच के लिए कई सारे इनिशिएटिव्स लाए गए हैं, जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के साथ ही साथ अब हाल फिलहाल में लॉन्च किया गया है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एंड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन से रिलेटेड एक और डेवलपमेंट हुआ है हाल फिलहाल में, तो उसको हम लोग अगले टॉपिक में साथ में डिस्कस करेंगे। फिर और भी कई सारे इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए हैं, वेलफेयर इनिशिएटिव्स, जैसे रोशनी स्कीम अंडर पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, जहां पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है टू द यूथ ऑफ फॉर द यूथ ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरिया, ताकि यूथ लोगों को
स्किल डेवलपमेंट के बाद इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिल पाए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल पाए। एक समाधान डॉक्ट्रिन लिया गया है टू कर्ब नक्सल मूवमेंट बाय प्रमोटिंग डेवलपमेंट अप्रोच। समाधान स्टैंड्स फॉर एस फॉर स्मार्ट लीडरशिप, ए फॉर अग्रेसिव स्ट्रेटजी, एम फॉर मोटिवेशन ट्रेनिंग, ए फॉर एक्शनेबल इंटेलिजेंस, डी फॉर दास बोर्ड बेस्ड केपीआई, एच फॉर हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, ए फॉर एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर एंड नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग। तो ये जो समाधान अप्रोच है, इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच इन ऑर्डर टू डील विथ द प्रॉब्लम ऑफ नक्सलिज्म इन रेड कॉरिडोर्स। आई होप आपको ये सारी बातें समझ आई। नाउ वी विल कम टू द करंट न्यूज। करंट न्यूज पे तो अभी तक हम आए भी नहीं है। करंट न्यूज इज विथ रिस्पेक्ट टू अर्बन माओइज्म बिल ब्रॉट बाय महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली। बट हमने थोड़ा सा बात कर लिया कम्युनिज्म के बारे में, फिर कम्युनिज्म से रिलेटेड हमने बात की मार्क्सिज्म, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, एंड वी टॉक्ड अबाउट माओइज्म एज वेल एज नक्सलिज्म। अब महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक बिल पास किया है जिसको कहा जा रहा है अर्बन माओइज्म बिल। इसका पूरा नाम तो है महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल, बट इसको कलेक्टिवली बुलाया जा रहा है अर्बन माओइज्म बिल नाम से। इसके अंतर्गत अर्बन एरियाज में रहने वाले वो लोग जो इस तरीके के इनसाइट मतलब ऐसी बातें करते हैं जिससे पब्लिक एजिटेशन हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है, उनको अर्बन माओइस्ट कहा जा सकता है। नॉर्मली क्या होता है, ट्रेडिशनली माओइस्ट कौन है, उन्हीं के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट, जो जंगलों में रहते हैं, वहाँ पे आर्म्स एम्यूनेशंस का इस्तेमाल करके सरकार के खिलाफ, सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ वायलेंस करते हैं, इनको जनरली कहा जाता है माओइस्ट। बट नाउ दीज डेज ए न्यू टर्म इज ऑल्सो बिकमिंग पॉपुलर, वो है अर्बन माओइस्ट। जो अर्बन एरियाज में रहने वाले लोग हैं, कोई एक्टिविस्ट है, कोई पोएट है, कोई ऑथर है, कोई राइटर है, और ये लोग अपनी बातों में लेफ्ट विंग आइडियाज को प्रमोट करते हैं, यानी कि एक्सेसिव सोशलिस्ट आइडियाज को प्रमोट करते हैं और अपनी बातों से वॉयलेंस को फोमेंट करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को कहा जाता है आजकल अर्बन माओइस्ट। और अर्बन माओइस्ट को रोकने के लिए फिर महाराष्ट्र सरकार लेकर के आई है ये बिल, अर्बन माओइज्म बिल, जिसमें इस तरह के लोगों के लिए 7 साल की जेल या 5 लाख का फाइन या दोनों एक साथ हो सकता है। सच पीपल हु थ्रेटन पब्लिक ऑर्डर और पीस या हु अंडरमाइन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ या इंस्टीट्यूशन लिविंग इन अर्बन एरियाज बट राइटिंग इनसाइटफुल एक्टिव थिंग्स, इनसाइट मतलब फोमेंटिंग वायलेंस, ऐसी बातें जो लिखते हैं, इनको कहा जा सकता है अर्बन माओइस्ट। इनको रोकने के लिए कानून लाया गया। और ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र अकेला स्टेट है जो इस तरह का कानून लेकर के आया है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड जैसे स्टेट भी ऐसा कानून ला चुके हैं। अब प्रॉब्लम क्या है ऐसे कानूनों से, अर्बन माओइज्म बिल जैसे कानूनों से प्रॉब्लम क्या है कि ये जो लेजिटिमेट क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट है उसको सप्रेस करने के लिए इन कानूनों का मिसयूज किया जा सकता है। ट्रेडिशनली जो माओइस्ट थे वो तो जंगलों में रहते हैं, इनको अर्बन एरियाज में रह करके जो लेजिटिमेट क्रिटिसाइज करने वाले लोग हैं सरकार को, और लेजिटिमेट क्रिटिसिज्म इज वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। जब तक सरकार को क्रिटिसाइज करने के एवेन्यूज आम जनता के पास ना होंगे तब तक डेमोक्रेसी डायनेमिक तरीके से प्रैक्टिस नहीं हो सकती। जब तक सरकार के किसी एक्टिविटी का एनालिसिस, क्रिटिकल एनालिसिस करने की आज़ादी हमारे पास ना हो तब तक डेमोक्रेसी फंक्शनल रूप से प्रैक्टिस हो रही है, हम ऐसा नहीं कह सकते। अब ऐसे लोग, इनको अर्बन माओइस्ट बोल करके चुप कराया जाना, दैट इज सीन एज सप्रेसिंग डेमोक्रेसी, चिलिंग इफेक्ट ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। देयर आर फ्यू इंडिविजुअल जिनका नाम आप याद रखेंगे, जिनको अर्बन नक्सल्स या अर्बन माओइस्ट नाम से बुलाया जाता है, जैसे सुधा भारद्वाज जी, शी इज ए ट्रेड यूनियनिस्ट एंड lawyer, Varavar Rao, Telugu poet and activist. There are many such people who are considered as urban naxals. और इन लोगों के लिए कानून आया है अर्बन माओइज्म, which can be seen as, ये कानून जो है अर्बन माओइज्म, पॉजिटिव साइड देखा जाए तब तो ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हेल्पफुल रहेगा, पीस मेंटेन करने में हेल्पफुल रहेगा। लेकिन नेगेटिव साइड ये हो सकता है कि इट मे बी मिसयूज्ड बाय द गवर्नमेंट टू सप्रेस द वॉइस ऑफ डिसेंट, द वॉइस ऑफ क्रिटिसिज्म, विच इज वेरी फंडामेंटल इन अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। माओइज्म के ऊपर ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है मेंस में कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इज थ्रेट टू इंडिया, डिस्कस ब्रीफली द, पहले इसको डिस्कस करना है इस स्टेटमेंट को, एंड देन ब्रीफली एक्सप्लेन गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज अप्रोच टू काउंटर चैलेंजेस पोस्ड बाय लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट। तो पहले थ्रेट्स बताने हैं, फिर वो
टू प्रॉन्ग्ड स्ट्रेटजी बता देनी है, सिक्योरिटी अप्रोच एंड डेवलपमेंट अप्रोच बता देना है। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन प्रोग्राम। तो हमने यहाँ पे जो चर्चा की ना डेवलपमेंट अप्रोच में, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन प्रोग्राम, ये वही है। तो संजोग से ये भी न्यूज में है हाल फिलहाल में। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने लॉन्च किया है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन प्रोग्राम। समझते हैं क्या है, बट इसको समझने से पहले वी विल हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट अ स्कीम जिसका नाम है प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। देखिए, एक कानून है हमारे देश में, काफी पुराना कानून है, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1957, शॉर्ट में कहें तो MMDR एक्ट ऑफ 1957, जिसके अंतर्गत हमारे देश के अंदर माइनिंग एक्टिविटीज को रेगुलेट किया जाता है कि किस तरीके से माइनिंग की जा सकती है, और उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट्स का क्या रोल रहेगा। तो कानून है माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1957। इस कानून को अमेंड किया गया साल 2015 में, MMDR एक्ट को अमेंड किया गया साल 2015 में, और अमेंडमेंट करके कॉन्सेप्ट लाया गया इस कानून के अंतर्गत ही डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का। तो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का कॉन्सेप्ट वाज एडेड इनटू दिस MMDR एक्ट by amending this act in 2015. District Mineral Fund was created as per section 9B of this MMDR Act. District Mineral Fund क्या है कि एक स्पेशल फंड बनाया गया है हर एक उन डिस्ट्रिक्ट्स में जहां पे किसी भी तरीके की मिनरल एक्टिविटीज की माइनिंग का काम चल रहा है। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट जहां पे भी कुछ माइनिंग का काम चल रहा है, एनी मिनरल, वहां पे बनाया जाएगा एक स्पेशल फंड, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, जो वहां के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑथराइजेशन के अंदर होगा। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के अंतर्गत पैसा कहां से आएगा? पैसा आएगा बाय द माइनिंग कंपनी। किसी भी माइनिंग कंपनी को अगर किसी भी पर्टिकुलर माइंस एलोकेट किया जाता है कि आप यहां से बॉक्साइट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या आप यहां से आयरन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो किसी भी माइनिंग कंपनी को जब एक पर्टिकुलर माइंस एलोकेट करती है सरकार, तो उस कंपनी को उसके बदले में सरकार को देना होता है रॉयल्टी फीस। अब रॉयल्टी फीस का 10% अमाउंट रखा जाएगा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में। तो मान लीजिए कि कोई डिस्ट्रिक्ट है, दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ में, तो वहां पे अगर मिनरल्स एक्सट्रैक्शन हो रहा है, तो मिनरल एक्सट्रैक्ट करने के लिए सरकार ने अगर किसी माइनिंग कंपनी को लीज दिया है और उसके बदले में 100 करोड़ रुपए रॉयल्टी के फॉर्म में आए हैं, तो 100 करोड़ का 10% यानी कि 10 करोड़ रुपए अलग से रखे जाएंगे इन डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड ऑफ दांतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, और उस डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का इस्तेमाल किया जाएगा फॉर डेवलपमेंटल पर्पसेस। वहां पे हेल्थ, एजुकेशन, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, सैनिटेशन सप्लाई सर्विसेज के लिए यूज किया जाएगा इन द दांतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो हर एक वो डिस्ट्रिक्ट जहां पे माइनिंग हो रही है, वहां पे एक डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड होगा। उस डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में पैसा आएगा थ्रू अ पार्ट ऑफ रॉयल्टी फीस कमिंग फ्रॉम द लैंड दैट हैज बीन गिवन ऑन लीज फॉर माइनिंग एक्टिविटी टू द माइनिंग कंपनी, और डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का इस्तेमाल किया जाएगा फॉर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, और डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड विल बी अंडर कंट्रोल ऑफ DC ऑफ दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट। और डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के अंतर्गत जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज की जाएंगी, दैट विल बी डन अंडर अ कलेक्टिव स्कीम जिसका नाम है प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। नाम से ही समझिए, PM माइनिंग एरियाज डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो माइनिंग एरियाज में जो लोग माइनिंग के कारण अफेक्टेड लोग हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए लाया गया पहले डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड अंडर दिस एक्ट, और इस फंड की मदद से यह प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना लाया गया। अब ये बात हो गई, यहां पे 3 बातें हमने देखी, MMDR एक्ट, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड एंड प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना लॉन्च्ड विथ हेल्प ऑफ दिस फंड। अब हम जरा देखते हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। देखिए, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम साल 2018 में लेकर के आई थी नीति आयोग इन एसोसिएशन विद स्टेट गवर्नमेंट। इसके अंतर्गत भारत के जो पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया और वहां पे डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स पे काम करने का फैसला किया गया। तो स्टार्टिंग में फैसला किया गया कि 112 डिस्ट्रिक्ट्स को चुना जाएगा। 28 स्टेट जो है भारत के, हर एक स्टेट से कम एक डिस्ट्रिक्ट तो होगा ही, और टोटल 112 डिस्ट्रिक्ट्स को चुना जाएगा जिनको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बोला जाएगा, जहां पे डेवलपमेंटल पैरामीटर्स थोड़े से खराब हैं, जहां पॉवर्टी ज़्यादा है, हेल्थ
फैसिलिटीज़ कम है, एजुकेशन कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है। तो इन 4 मेन पैरामीटर्स के बेसिस पे तय किया जाना था कि कौन कौन से होंगे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में मेनली फिर इन 4 पैरामीटर्स पे काम किया जाना था अंडर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का एक लक्ष्य और भी था कि इन जब बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स पे काम किया जाएगा, वहाँ पे डेवलपमेंटल लाया जाए प्रोसेसेस लाया जाएगा, तो भारत का ओवरऑल एचडीआई में रैंकिंग भी इंप्रूव होगा। आसाम से टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंतर्गत हैं: दरांग, बोरपेटा, धुबरी, गोलपारा, बक्सा, उदालगिरी एंड हाइलाकांदी। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जब सक्सेसफुल हुआ तो फिर लाया गया एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम कि डिस्ट्रिक्ट से भी नीचे ब्लॉक लेवल पे जाया जाएगा, जो पिछड़े हुए ब्लॉक्स हैं उन पे फोकस किया जाएगा और वहां पे मेनली इन 4 पैरामीटर्स पे काम किया जाएगा। स्टार्टिंग में तो 115 डिस्ट्रिक्ट थे, लेकिन हाल फिलहाल में नाउ देयर आर ओनली 112 डिस्ट्रिक्ट्स अंडर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। तो हमने 2 बातें देखी, एक देखा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के बारे में, और देखा कि कैसे डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड की मदद से प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना चल रहा है। और दूसरा हमने देखा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम भारत के अलग अलग एरियाज में जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके वहां पे इन 4 पैरामीटर्स पे काम चल रहा है डेवलपमेंट का। अब मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने क्या किया है कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम और प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, इन दोनों को लिंक कर दिया है फॉर द एरियाज जहां पे माइनिंग भी हो रही है और साथ ही साथ जो डिस्ट्रिक्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंतर्गत भी हैं और जिन डिस्ट्रिक्ट्स में माइनिंग हो रही है, यानी कि उनका अपना डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड भी है, जहां जहां पे ये दोनों चीजें हैं उन दोनों को लिंक कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने, और अब एक कलेक्टिव स्कीम ला दिया एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन प्रोग्राम, जहां पे भी दोनों चीजें हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट भी है प्लस वहां पे माइनिंग हो रही है, तो वहां पे प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना स्कीम भी चल रहा है। उन दोनों स्कीम को मिलाकर के अब हो गया एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन प्रोग्राम। अब वहां पे क्या किया जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड की मदद से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव्स को इंप्लीमेंट किया जाएगा ताकि इन 4 पैरामीटर्स में इंप्रूवमेंट लाया जा सके इन सच डिस्ट्रिक्ट। तो जब हम लोग लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को डील करने की बात कर रहे हो तो हम अलग से लिख सकते हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, district mineral foundation, and now aspirational district mineral foundation program also has been launched, an integrated program bringing प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना in integration with aspirational district program as well as aspirational block program। आई जस्ट होप कि आपको सारी बातें समझ आ रही हैं और मेंस में कैसे इस्तेमाल करना है, प्रीलिम्स में कैसे इस्तेमाल करना है वो आपको समझ आ रहा है। प्रीलिम्स में आपसे सीधा सीधा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड क्या है वो पूछा जा सकता है, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना क्या है वो पूछा जा सकता है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम क्या है वो पूछा जा सकता है। मेंस में आपको ये स्कीम्स याद रखने होंगे टू सजेस्ट एज ए मीन्स टू ब्रिंग डेवलपमेंट इन ट्राइबल बेल्ट्स, ताकि वहां पे इंसर्जेंसी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की प्रॉब्लम को काउंटर किया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट प्रो नेटलिस्ट वर्सेस एंटी नेटलिस्ट डिबेट। ये काफी अच्छा आर्टिकल है, कल के दिन ये द हिंदू न्यूज़पेपर में आया था ऑन द इक्वेशन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। कल हमने इसको कवर नहीं किया बट टुडे वी आर गोइंग टू कवर इट। दिस टॉपिक इज अबाउट प्रो नेटलिज्म। तो ये जो टॉपिक है इसको एस्से राइटिंग में, जीएस पेपर 3 इकोनॉमी में या जीएस पेपर 4 एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, अलग अलग जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि कौन है वो लोग जिनको कहा जाता है प्रो नेटलिस्ट। लुक, नेटलिज्म मतलब होता है लाइफ, तो प्रो नेटलिस्ट आर दोज इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स या गवर्नमेंट्स हु आर इनकरेजिंग हाई बर्थ रेट। उन लोगों को इनकरेज कर रहे हैं यंग पीपल को टू हैव मोर एंड मोर चिल्ड्रन। तो दुनिया में ऐसे कई सारी सरकारें हाल फिलहाल में, जैसे इटली, जापान, जर्मनी, साउथ कोरिया, ये वो देश हैं जहाँ पे टोटल फर्टिलिटी रेट बहुत कम हो गया है और वहाँ पे अब सरकारें जो है यंग पॉपुलेशन को, यंग कपल को मॉनेटरी इंसेंटिव दे रही हैं टू हैव मोर एंड मोर चिल्ड्रन। तो ऐसी सरकारों को कहा जा सकता है प्रो नेटलिस्ट गवर्नमेंट। देयर आर ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स हु आर आल्सो इन फेवर ऑफ हैविंग हाई बर्थ रेट। इसी में नाम आप देख सकते हैं इलॉन मस्क का। इलॉन मस्क इज आल्सो कंसिडर्ड एज ए प्रो नेटलिस्ट। इलॉन मस्क तो यहाँ तक कह बैठते हैं कि अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा ना करें तो 20 साल में पॉपुलेशन कोलैप्स हो जाएगा एंड वी विल बी dwindling टू नथिंग। खासकर आप देखिए जिन देशों में एजुकेशन का लेवल ज़्यादा है, इकोनॉमिक लेवल ज़्यादा है, यानी कि डेवलप कंट्रीज है, वहाँ पे टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 विच इज़ रिप्लेसमेंट लेवल रेट, उससे भी काफ़ी नीचे जा चुका है। इनफैक्ट भारत में भी फर्टिलिटी रेट काफ़ी कम हो चुका है।
खाली जो बैकवर्ड कंट्रीज हैं वहीं पे अभी फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है, और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे फर्टिलिटी रेट काफ़ी कम हो चुका है। वहाँ की सरकारें जो हैं वो प्रोनेटलिस्ट अप्रोच अपना रही हैं, सपोर्टिंग द आइडिया ऑफ हैविंग मोर एंड मोर चिल्ड्रन। और ये जो प्रो नेटलिस्ट लोग हैं, जिसमें इलॉन मस्क का नाम मैंने आपको बताया, कि ये लोग कहते हैं कि अगर हमने अभी ज़्यादा बच्चे नहीं पैदा किए तो 20 साल में पॉपुलेशन कोलैप्स हो जाएगा। बट ये जो आर्टिकल है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पे छपा है, ये डेटा के बेसिस पे बात करते हुए कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 20 साल में पॉपुलेशन कोलैप्स हो जाएगी। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जो यूनाइटेड नेशंस रिलीज करता है, जो 2 साल में एक बार रिलीज होता है, तो पिछले साल रिलीज हुआ था, फिर 2026 में रिलीज होगा। इस रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया की जनसंख्या अभी लगभग 820 करोड़ है, जो 1300 करोड़ हो जाएगी बाय 2085। तो तब तक हमारी जनसंख्या बढ़ेगी ही। अगर मौजूदा ट्रेंड भी देखा जाए तो आवर पॉपुलेशन विल राइज फ्रॉम 8.2 बिलियन टू 10.3 बिलियन बाय 2085। उसके बाद थोड़ा बहुत पॉपुलेशन डिक्लाइन होगा, बट डिक्लाइन हो करके बाय 2100 तक भी जो पॉपुलेशन डिक्लाइन होगा, इट विल बी ओनली 6% डिक्लाइन फ्रॉम द पीक। तो हाल फिलहाल में देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ कोलैप्स गिवन द करंट ट्रेंड ऑफ पॉपुलेशन। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि कोलैप्स हो जाएगा, वी विल dwindle टू नथिंग और हम खत्म हो जाएंगे, ये लोग खाली केओस या फियर क्रिएट कर रहे हैं। डेटा वाइज सच आइडिया कैन नॉट बी सपोर्टेड। वी आर गोइंग टू ग्रो बाय पॉपुलेशन एनीवे टिल 2085, एंड बाय 2100 वी आर गोइंग टू बी अबाउट 1000 करोड़ इन पॉपुलेशन। तो कंक्लूजन ये है कि फॉलिंग फर्टिलिटी रेट अक्रॉस द रिच कंट्रीज इन द वर्ल्ड डज नॉट मीन कि वी आर गोइंग टू हैव इमीडिएटली फॉलिंग पॉपुलेशन। टीएफआर रेट घट रहा है, बट पॉपुलेशन अभी कुछ दिन तक बढ़ेगा, जिसको कहा जाता है पॉपुलेशन मोमेंटम। पॉपुलेशन अभी पूरी दुनिया के कुछ दिन तक तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अब जब प्रो नेटलिस्ट की बात हुई है तो थोड़ा एंटी नेटलिस्ट के बारे में भी समझ लेते हैं। एथिक्स में या एसे में इनका जिक्र आप कर सकते हैं। एंटी नेटलिस्ट वो लोग हैं, ये वो इंडिविजुअल्स या फिलोसोफर्स हैं जिनका मानना है कि बच्चे पैदा करना मोरली या एथिकली गलत होता है। इनके अलग अलग आर्गुमेंट्स हैं। फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट ये है कि लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग। ये तो बुद्धिज्म में 4 नोबल ट्रूथ में पहला नोबल ट्रूथ है कि लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग। तो व्हाई डू वी वांट टू ब्रिंग अ चाइल्ड एंड कंडेम हिम और हर टू दिस इनएविटेबल प्लेन? क्यों लाना है? बेचारा जहां है खुश है। इस दुनिया में ना होना अपने आप में बड़ी बात है। एथिकल आर्गुमेंट भी है कि द अनबॉर्न चाइल्ड कैन नॉट गिव यू कंसेंट। आप उससे पूछ के तो ला नहीं रहे उसको इस दुनिया में। आप बिना किसी से पूछे उसको इस दुनिया की सफरिंग में ढकेल रहे हो, तो यू आर बीइंग इमोरल या अनएथिकल टू दैट चाइल्ड। एनवायरमेंटल कंसर्न तो ऑब्वियस है कि ओवर पॉपुलेशन हो रहा है, रिसोर्स डिप्लीशन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। सम ऑफ द प्रोमिनेंट एंटी नेटलिस्ट में हाल फिलहाल में आप एक नाम फिलोसोफर का देख सकते हैं, डेविड बेनेटर की किताब है बेटर नेवर टू हैव बिन। और कहते हैं कि अगर हमारा इस दुनिया में जन्म ही नहीं होता तो दैट वुड बी द बेस्ट थिंग। थोड़ी डार्क बात है, लेकिन ये सब बातें आपको समझनी होंगी ना एथिक्स या ऐसे लिखने के लिए। का कोट देखिए, इट इज क्यूरियस दैट व्हाइल गुड पीपल गो टू ग्रेट लेंथ टू स्पेयर देयर चिल्ड्रन फ्रॉम सफरिंग, few of them seem to notice that the one and only guaranteed way to prevent all the suffering of their children is not to bring those children into existence in the first place. सारे लोग अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहते हैं, उनको किसी भी तकलीफ से बचाना चाहते हैं। बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट योर चाइल्ड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ सफरिंग इज नॉट टू ब्रिंग देम इन दिस वर्ल्ड, ऐसा कहते हैं डेविड बेनेटार। ही इज एन एंटी नेटलिस्ट। यूपीएससी ने साल 2024 में इस डिस्कशन से रिलेटेड ये प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा था, आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। साल 2015 में ऐसा प्रश्न आया था कि इकोनॉमी का पॉपुलेशन ग्रोथ से कैसा रिलेशन होता है, थोड़ा बताइए। पॉवर्टी का पॉपुलेशन ग्रोथ से कैसा रिलेशन होता है, बताइए। देखिए, जिन देशों के अंदर गरीबी ज़्यादा होती है, पुअर इकोनॉमीज होती है, वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ भी खराब होती हैं, तो वहाँ पे डेथ रेट ज़्यादा होता है। और चूंकि वहाँ पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ कम है, तो लोग ज़्यादा रिप्रोडक्शन करते हैं, प्रोक्रिएशन करते हैं, तो वहाँ पे बर्थ रेट भी ज़्यादा होता है। तो डेथ रेट भी ज़्यादा है, बर्थ रेट भी ज़्यादा है पुअर इकोनॉमी में, तो इस कारण से पॉपुलेशन लो ही रहता है। जब डेवलपिंग इकोनॉमी जैसे कि भारत का हो जाता है, तो वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी हो जाती हैं, तो इस कारण से डेथ रेट काफ़ी कम हो जाता है, बट बर्थ रेट अभी भी ज़्यादा ही रहता है। तो ओवरऑल पॉपुलेशन बढ़ने लगता है, पॉपुलेशन ब्लास्ट होने लगता है। फिर जब एक कंट्री रिच हो जाता है, डेवलप हो जाता है, तो वहाँ पे लोग एजुकेटेड हो जाते हैं। वीमेन ऑल्सो हैव नाउ अपॉर्चुनिटीज टू मेक डिसीजन विथ रिस्पेक्ट टू देयर रिप्रोडक्शन, तो वहाँ पे डेथ रेट भी कम हो जाता है और बर्थ रेट भी कम हो जाता है। चूंकि डेवलप कंट्री है तो हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी है, तो डेथ रेट कम है, और वीमेन एजुकेटेड हैं, तो दे आर नाउ एजेंसी, दे हैव एजेंसी ऑन देयर ओन, सो दैट इज वाई
वहाँ पे बर्थ रेट भी कम हो जाता है, इस कारण से फिर वहाँ पे पॉपुलेशन स्टेबल हो जाता है। तो दैट इज द रिलेशन बिटवीन पॉवर्टी एंड पॉपुलेशन। जब बहुत ज़्यादा गरीबी रहती है तब भी पॉपुलेशन स्टेबल रहता है, जब गरीबी नहीं रहती है तब भी पॉपुलेशन स्टेबल रहता है, जो बीच का टाइम रहता है वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ने लगता है। इसी से सवाल था 2015 के यूपीएससी मेंस में, ऐसा कुछ सवाल था। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट घड़ियाल एंड स्लॉथ बियर अंडर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, भारत सरकार की एक स्कीम है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। नाम से जैसा आपको समझ आ रहा है कि वाइल्ड लाइफ के जो हैबिटेट हैं जहां पे ये लोग रहते हैं उस एरिया का डेवलपमेंट किया जाए इंटीग्रेटेड मैनर में। एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि भारत सरकार स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिल करके चलाती है, जिसमें टेक्निकल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। इसमें क्या किया जाता है कि 3 तरीके के एरियाज को प्रोटेक्ट किया जाता है। पहले तो तमाम प्रोटेक्टेड एरिया जैसे कि नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को प्रोटेक्ट किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है स्टेट गवर्नमेंट्स को ताकि अपने अपने एरियाज में वो नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को कंजर्व कर सके। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आपको ये याद रखना है कि इस इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट स्कीम के अंतर्गत नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को तो कंजर्व किया जाता है, बट इसको प्रोजेक्ट टाइगर वाला जो एरियाज है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होता है। प्रोजेक्ट टाइगर के लिए अलग से सारा फंडिंग आता है, तो इसलिए प्रोजेक्ट टाइगर इज नॉट इंक्लूडेड अंडर दिस इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट स्कीम। प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 में भारत सरकार ने स्टार्ट किया था विथ स्पेशल फोकस ऑन कंजर्वेशन ऑफ टाइगर पॉपुलेशन। तो प्रोजेक्ट टाइगर डज नॉट कम अंडर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। तो पहला एरिया जिसको फंडिंग के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट कंजर्व करवाना चाहती है वो है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। दूसरा है प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरिया। तो जो नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बाहर का एरिया है जहां पे वाइल्ड लाइफ रहते हैं, जैसे रिजर्व फॉरेस्ट या कम्युनिटी फॉरेस्ट, उसको भी प्रोटेक्ट किया जा सकता है अंडर दिस स्कीम। और तीसरा कंपोनेंट है इस स्कीम का रिकवरी प्रोग्राम फॉर क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैबिटेट्स एंड स्पीसीज। तो ऐसे एनिमल्स जिनकी पॉपुलेशन लगातार कम हो रही है, जो अब थ्रेटेंड हैं, इंडेंजर्ड हैं, उनके हैबिटेट को स्पेशल फोकस दे करके रिकवर कराने का काम किया जाता है अंडर दिस स्कीम। तो बेसिकली ये जो स्कीम है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, इसके 3 कंपोनेंट हैं। सपोर्ट टू प्रोटेक्टेड एरियाज, यहाँ भारत सरकार स्टेट गवर्नमेंट को फंड देती है, फाइनेंशियल सपोर्ट एज वेल एज टेक्निकल सपोर्ट देती है ताकि नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को स्टेट गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करें। प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरिया, तो नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बाहर का कोई एरिया है वहाँ पे प्रोटेक्शन दिया जा सके, यानी कि कम्युनिटी फॉरेस्ट को या रिजर्व फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। तीसरा रिकवरी प्रोग्राम फॉर क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैबिटेट्स, तो ऐसे स्पीसीज जो कहीं ना कहीं थ्रेटेंड है। देखिए, एक और बात पीटी पर्सपेक्टिव से याद रखिएगा कि तीसरा कंपोनेंट का नाम है रिकवरी प्रोग्राम फॉर क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैबिटेट एंड स्पीसीज। बट इसका मतलब ये मत निकाल लीजिएगा कि इसमें सिर्फ IUCN वाले क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज के हैबिटेट को प्रोटेक्ट किया जाता है। नो, कोई भी ऐसे स्पीसीज जिनकी जनसंख्या कम हो रही है, चाहे वो IUCN में वल्नरेबल कैटेगरी में ही क्यों ना हो, थ्रेटेंड कैटेगरी में ही क्यों ना हो, लेकिन अगर उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है तो उनके हैबिटेट को कंजर्व करने के लिए ये तीसरा कंपोनेंट है ऑफ दिस स्कीम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। इस स्कीम के अंतर्गत अभी तक टोटल 22 स्पीसीज के हैबिटेट को कंजर्व किया जाता रहा था। 16 जो है टेरिटोरियल मतलब जमीन पे रहने वाले और 6 एक्वेटिक स्पीसीज थे इसके अंदर। अब करंट न्यूज ये है कि 2 और स्पीसीज को इस स्कीम के अंतर्गत, ओवरऑल स्कीम ये है, इसका कंपोनेंट ये है, इस कंपोनेंट के अंतर्गत 2 और स्पीसीज को अब प्रिजर्व किया जाएगा। एनवायरमेंट रिलेटेड प्रीलिम्स में तो खूब सवाल आते हैं, तो अभी आपको याद रखना है कि घड़ियाल एंड स्लॉथ बियर ऑल्सो हैव बीन इंक्लूडेड अंडर दिस प्रोग्राम, मतलब कि इन दोनों के भी अब हैबिटेट को कंजर्व किया जाएगा अंडर रिकवरी प्रोग्राम फॉर क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैबिटेट एंड स्पीसीज कंपोनेंट ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। घड़ियाल की बात की जाए तो ये तो IUCN में भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ये फ्रेश वाटर में रहना पसंद करता है, यानी कि रिवर वाटर में रहना पसंद करता है। इट इज मेनली फाउंड इन नॉर्दर्न इंडिया एज वेल एज लो लैंड्स ऑफ नेपाल, जो तराई रीजन है नेपाल का, वहां मिलता है। मध्य प्रदेश हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ घड़ियाल। नेशनल चंबल सेंचुरी ऑफ मध्य प्रदेश हैज लार्जेस्ट वाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ घड़ियाल। यहाँ पे घड़ियाल के लेंथ और वेट की बात की गई है, प्रीलिम्स से पहले इसको रटा जाएगा, कभी कभार इससे भी सवाल आ जाता है। मेनली आपको ये ध्यान रखना है कि घड़ियाल आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड एंड फ्रेश वाटर में रहते हैं। स्लॉथ बियर, इट इज वन ऑफ द 8 बियर स्पीसीज
इट इज मेनली फाउंड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। 90% ऑफ स्लॉथ बियर्स आर फाउंड इन इंडिया। उसके बाद थोड़ा बहुत ये नेपाल, भूटान और श्रीलंका में पाए जाते हैं। भारत के अंदर लगभग हर जगह ही स्लॉथ बियर पाए जाते हैं एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। स्लॉथ बियर आर नॉकटर्नल एनिमल, मतलब रात के टाइम में ज़्यादा एक्टिव होते हैं। दे फीड ऑन फ्रूट एंड्स एंड टर्माइट्स। IUCN के अंदर इनको कैटेगराइज किया गया है एज वल्नरेबल। एंड इन ए बियर होते हुए भी दे डू नॉट हाइबरनेट, ये इनकी एक स्पेशल खासियत है। स्लॉथ बियर के ऊपर ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज डन दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आईसीसी से रिलेटेड जो प्रश्न था उसमें दूसरा स्टेटमेंट गलत है। यूनाइटेड नेशन मेंबर सीधा सीधा आईसीसी के मेंबर नहीं होते। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे से रिलेटेड। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, बस रिवर्स किया हुआ है। फर्स्ट जनरेशन के लिए ये स्टेटमेंट है और सेकंड जनरेशन के लिए ये सब सही है, तो रिवर्स किया हुआ था। बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। कैट बॉन्ड ऑफ सीधा सीधा जवाब होगा ऑप्शन बी। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।